हेलो 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 लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उद्यमित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारा यहाँ पर चैप्टर इंटरनेट में ईमेल का पार्ट 2। लगभग 70 से 80% हम अपने उस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं ईमेल वाले को। रहा बचा 10 से 20% हम आज की क्लास में खत्म करेंगे और फिर आज ही की क्लास में हम अपने इंटरनेट वाले चैप्टर को शुरू कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार से सेशन को। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग शिफ्टों में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी चीजों को प्यार से देखते समझते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। सभी भाई एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा, बताएंगे सभी दोस्त। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कल की क्लास में ईमेल की, और ईमेल के अंदर काफी सारी चीजें, इनबॉक्स क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है ना, ये सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके थे। अब जो हमें आज बात करनी है वो करनी है ईमेल प्रोटोकॉल से रिलेटेड। प्रोटोकॉल क्या होता है भैया, तो समझेंगे कि सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार ऐसे शब्द सुना होगा कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ईमेल प्रोटोकॉल, यानी कि ईमेल से संबंधित कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होती हैं उसे हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि ईमेल से रिलेटेड मुख्यतः कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती हैं, तो आप याद रखिएगा कि ईमेल से संबंधित मेनली 3 प्रोटोकॉल्स हमारी होती हैं। मेनली कितनी प्रोटोकॉल होती हैं, तो हम कहेंगे कि ईमेल से संबंधित मुख्यतः 3 प्रोटोकॉल होती हैं, जिनमें से एक होती है हमारी SMTP प्रोटोकॉल, एक होती है हमारी POP3 प्रोटोकॉल, एक होती है हमारी IMEP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ईमेल से संबंधित कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पर कुल 3 प्रकार की प्रोटोकॉल हमारी ईमेल से संबंधित होती हैं। तो एक तो सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें जो SMTP प्रोटोकॉल है इसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। तो ये जो SMTP है मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारी SMTP की फुल फॉर्म होती है। अगर मैं बात करता हूं आपसे POP3 की, तो आप देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होगी POP3 की फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे मेरे भाई कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ये आपकी POP3 की फुल फॉर्म होती है। और अगर मैं IMEP की फुल फॉर्म की बात करूं, तो याद रखेंगे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये हमारी किसकी फुल फॉर्म होती है, IMEP की। तो यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है भैया, तो अब बात आती है कि ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं। SMTP, POP3, IMEP, ये हमारी ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल होती हैं। सवाल कैसे पूछा जाता है, कई बार अलग अलग पेपरों में पूछा गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित नहीं है। 3 ऑप्शन ये दिए जाते हैं, एक ऑप्शन कुछ और हो जाएगा, FTP, TCP, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल होती हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो उनमें आपको समझ जाना है कि इन 3 के अलावा अगर जो भी चौथा नाम है वही हमारी एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं होगी। बाकी ये तीनों ही हमारी ईमेल से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल होती हैं। अब बात आती है कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका यूज क्या है। जो SMTP प्रोटोकॉल है हमारी, ये किस लिए काम आती है, तो हम कहेंगे SMTP प्रोटोकॉल मेल को ट्रांसफर करने के लिए, मेल को ट्रांसफर, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म में भी नाम दिया है
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि मेल को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल उपयोगी होती है, तो हम कहेंगे कि वो होती है SMTP। जबकि POP3 और IMEP जो ये दोनों प्रोटोकॉल है, इनका प्रयोग मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या है? जो POP3 और IMEP हैं, इन दोनों ही प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल को प्राप्त अर्थात रिसीव करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे कि जो ईमेल है, जो SMTP है हमारी, इसका प्रयोग क्या किस लिए किया जाएगा? मेल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, और मेल को रिसीव करने के लिए POP3 और IMEP जैसी प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे जब दोनों का एक ही काम है तो अंतर क्या है? तो यहां पर समझेंगे कि POP3 में मेल को डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड करके अपने सर्वर पर चला सकते हो, बिना इंटरनेट के भी आप फिर इसे एक्सेस कर सकते हो, है ना, बिना इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जबकि जो IMEP होता है हमारा, ये आपका इसे डाउनलोड ना करके ये वेब सर्वर पर अपलोड रहता है, ये वेब सर्वर पर अपलोड रहता है हमारा मेल, और बिना इंटरनेट के इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, बिना इंटरनेट के एक्सेस इसे नहीं किया जा सकता, है ना, बिना इंटरनेट के इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्लियर है मेरे भाई, है ना? तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। अगर इन्हीं बातों को मैं यहां लिख दूं साफ सुथरे राइटिंग में, तो आप देखोगे जो बात मैंने वहां बताई है डिट्टो वही बात यहां पर लिखी है। एक बार प्यार से समझेंगे। सबसे पहले ईमेल भेजने के लिए ईमेल से रिलेटेड कौन कौन सी हमारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, तो एक है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए उपयोग होने वाली प्रोटोकॉल SMTP होती है, यानी कि इन इंग्लिश यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर टू सर्वर टू सर्वर। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, V3 का मतलब है वर्जन 3, सर्वर से ईमेल डिवाइस पर डाउनलोड करता है और सर्वर से हटा देता है, यानी कि जो भी ईमेल होगा उसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेगा, ऑनलाइन हट जाएगा फिर वो हमारा ईमेल। और IMEP तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल को सर्वर पर ही पढ़ने व प्रबंधित करने की सुविधा हमें देता है। ये होता है हमारा IMEP प्रोटोकॉल। इसके अलावा मेनली तो ये 3 प्रोटोकॉल होती हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल ऐसी भी है जो बैकग्राउंड में काम करती है, उसका नाम होता है MIME प्रोटोकॉल। क्या होगा उसका नाम? उसका नाम है मेरे भाई MIME प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIME? तो हम कहेंगे मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जैसे आप देखोगे कि जब हम अपने मेल में कुछ अटैच करते हैं, जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि हम कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई ऑडियो, कोई फाइल अटैच करके भेजते हैं, तो अपने मेल के साथ किसी चीज को अटैच करके भेजने के लिए हमें MIME प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, यानी कि MIME प्रोटोकॉल की वजह से ही आप अपने ईमेल के साथ कोई मल्टीमीडिया, कोई फाइल भी भेज पाते हैं। तो मल्टीमीडिया ईमेल भेजने में सक्षम बनाता है कौन सी प्रोटोकॉल? MIME प्रोटोकॉल। तो ये 4 मेन प्रोटोकॉल हमारी ईमेल से संबंधित होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपसे SSL या TLS की, अगर मैं बात करता हूं आपसे SSL या फिर TLS की, तो SSL की फुल फॉर्म क्या होगी? सिक्योर सॉकेट लेयर होगी। SSL की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? हम कहेंगे सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। और TLS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। क्या होगी मेरे भाई? TLS की हमारी फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यानी कि ये दोनों ही जो सिक्योरिटी है आपकी, SSL या फिर TLS, इनका प्रयोग ईमेल की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ईमेल ट्रांसफर को सुरक्षित बनाने के लिए इनक्रिप्शन प्रदान करता है कौन? SSL और TLS। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, एक मोस्ट कॉमन सा सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार कि बताएं SMTP का पोर्ट नंबर कितना है। ठीक है, IMEP का पोर्ट नंबर कितना है, POP का पोर्ट नंबर कितना है। तो देखेंगे ध्यान से कि जो SMTP होता है हमारा, इसका पोर्ट नंबर होता है 25, POP3 जो होता है इसका पोर्ट नंबर होता है 110, और IMEP जो होता है इसका पोर्ट नंबर होता है मेरे भाई 143। तो ये आप कहोगे क्या है पोर्ट नंबर, वो आपको नहीं जानना, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखेंगे कि SMTP का पोर्ट नंबर 25 है,
POP3 का 110 है और IMEP का 143 है और MIME का कोई भी पोर्ट नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो MIME नो पोर्ट नंबर, इसका कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता। तो एक बार यहां तक बात आपको यदि क्लियर है तो एक बार मुझे यस करके बताएंगे, फिर मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा। यहां पर हमारा ईमेल का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताइएगा, क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसी को और डिटेल में लेकर के चलें थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप देखेंगे यहां पर कि कुछ एडवांस प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं यहां पर, एक मिनट रुकेंगे बस। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अब हम यहां पे, बोर्ड हैंग हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा जस्ट। बिल्कुल, तो हम यहां पर देखेंगे जो MIME प्रोटोकॉल थी हमारी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है ना, क्या होती है MIME की फुल फॉर्म? तो हम कहेंगे कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये हमारी MIME प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है। और इससे क्या काम होता है तो आप देखिएगा कि ईमेल में टेक्स्ट के अलावा, मतलब टेक्स्ट के साथ कोई फाइल, कोई इमेज, कोई वीडियो, ऑडियो अटैचमेंट जोड़ने की सुविधा कौन सी प्रोटोकॉल हमें देती है? तो हम कहेंगे MIME प्रोटोकॉल जो है वो देती है ना। अभी दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, मैंने बड़ा कर दिया है इसे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ईमेल में टेक्स्ट के साथ साथ अगर हमें कोई इमेज, फाइल, वीडियो, ऑडियो अटैचमेंट के तौर पर जोड़नी है तो हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे? MIME प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में बहुत हंगामा मचा था, किसके लिए? CGL मेंस में पूछे गए कंप्यूटर के लिए, तो वहां पर यही फुल फॉर्म्स में यही वाली प्रोटोकॉल आपसे पूछी गई थी। जब बहुत डीप में चीजें पूछी जाती हैं तब यहां पर हम चलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। इसके बाद एक अगली प्रोटोकॉल होती है SMIME। कौन सी? SMIME। जहां भी कहीं S लगा होता है उसका मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। तो हम कहेंगे सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, बाकी फुल फॉर्म वही है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है सिक्योर वाली का? तो क्योंकि उसके आगे क्या लगा दिया गया? सिक्योर। तो अब सुरक्षित करने के लिए तो हम देखेंगे कि ईमेल इनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर के लिए प्रयोग होता है, जिससे कि ईमेल जो है हमारा वो सुरक्षित और प्रमाणिक रहे, यानी कि अपने ईमेल को इनक्रिप्ट और डिजिटल सिग्नेचर। अब बात आएगी कि भैया इनक्रिप्ट का क्या मतलब है? तो इनक्रिप्ट का मतलब होता है मेरे भाई कि जैसे हमने कोई मैसेज भेजा, अब उस मैसेज को बीच में कोई और ना पढ़ पाए, इसलिए हम उसे इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट मतलब कि उसे किसी कोड में बदल देते हैं, फिर जब सामने वाले व्यक्ति के पास वो पहुंचेगा तो वो डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा, यानी कि डिकोड कर दिया जाएगा, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उस भाषा को पढ़ पाए, ठीक है। तो ईमेल को सुरक्षित करने के लिए कि कोई और इसे हैक करके पढ़ ना ले, उसके लिए हम यहां पर ईमेल इनक्रिप्शन का यूज करते हैं। और ईमेल ऑथेंटिकेट है या नहीं, ईमेल सही है या नहीं, ये चीज चेक करने के लिए इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल में ईमेल इनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका SMIME प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक होती है हमारी DKIM। तो DKIM की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। ईमेल में प्रमाणिकता जांचता है और यह वेरीफाई करता है कि ईमेल ट्रांजिट में छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, यानी कि ईमेल की ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा और ये चेक करेगा कि इसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की गई। ये किसका काम है? ये DKIM प्रोटोकॉल का काम है। इसके बाद एक होता है SPF, यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क।
ये क्या जांचता है? तो ये जांचता है कि ईमेल भेजे जाने वाला जो आईपी या डोमेन है वो अधिकृत मेल सर्वर से ही भेजा गया है या नहीं। यानी कि जो हमारा एसपीएफ होता है, एक हमारा क्या होता है एसपीएफ। तो ये क्या जांचता है कि ईमेल भेजने वाला आईपी या जो डोमेन एड्रेस है ये अधिकृत मेल से भेजा गया है या नहीं। और एक आखिरी होता है हमारा यहां पर डीमार्क, यानी कि डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। ये क्या काम करता है? तो जो ऊपर की हमारी प्रोटोकॉल थी एसपीएफ और डीकेआईएम, इन दोनों पर आधारित होकर स्पूफिंग को रोक सकता है, साथ ही रिपोर्टिंग की सुविधा देता है। अब बात आएगी कि स्पूफिंग क्या चीज है। स्पूफिंग यानी कि ईमेल के माध्यम से जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उससे संबंधित होता है हमारा, ठीक है ना। तो अभी ये चीजें 100% आपको नहीं याद हुई होंगी, लेकिन अगर मैं एक बार क्विक रिवाइज आपको यहां पर कराऊं तो आप कहोगे MIME प्रोटोकॉल किस लिए है, एक लाइन में। तो हम कहेंगे MIME प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल के साथ साथ जो टेक्स्ट है उसके साथ साथ हमें कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई भी ऑडियो वीडियो अटैच करके भेजने के लिए करते हैं। SMIME, तो SMIME मतलब उसी ईमेल को सिक्योर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर और इनक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। फिर नाम आता है DKIM, तो ये ईमेल की प्रामाणिकता को जांचता है। फिर नाम आता है SPF, ये जांचता है कि ईमेल भेजने वाला जो आईपी या डोमेन है वो अधिकृत मेल सर्वर से भेजा गया है या नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारी यहां पर ईमेल का जो चैप्टर है वो हो जाता है लगभग कंप्लीट। अब अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा दूं, या मैं यूं कहूं कुछ वन लाइनर को आपको बता दूं जो आपके पेपर में सीधे सीधे आपको छपे हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, तो हम देखेंगे। अब यहां पे कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो रिपीट होंगी, लेकिन ये वन लाइनर है जो इंपॉर्टेंट है काफी। कैसे? तो हम कहेंगे कि ईमेल एड्रेस में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना है आपको। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि जो ईमेल एड्रेस होता है हमारा वो उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है। ईमेल आईडी में केवल एक @ चिन्ह अनिवार्य है, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, केवल एक @ का जो सिंबल है हमारा वो होना चाहिए कहां पे, ईमेल में, ठीक है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। वैसे सारे ही वन लाइनर इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए इन्हें मैं अलग से करा रहा हूं, लेकिन याद रखेंगे कि जो ईमेल आईडी है ये केस सेंसिटिव नहीं होती, बड़े छोटे अक्षर को समान मानती है। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो अगर मान लो मैं लिख दूं rwa@gmail.com, ठीक है, तब भी आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी। और अगर मैं लिख दूं rwa@gmail.com, तब भी मेरी जो मेल आईडी है वो खुल जाएगी। यस और नो? बिल्कुल, ठीक है। जबकि अगर मैंने पासवर्ड डाला है rwa, कहीं पर मैंने पासवर्ड यूज करा है @123, और अगर मैं इसकी जगह ये पासवर्ड डाल दूं तो क्या ये ओपन होगा या नहीं होगा, बताओ। तो क्या ये ओपन हो जाएगा या नहीं होगा, बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे कि भैया पासवर्ड अगर ये डाला है तो हमें ओपन करने के लिए भी यही डालना पड़ेगा, ये नहीं डाल सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ईमेल आईडी होती है इसमें जो हमारे लेटर होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव का मतलब ये छोटे और बड़े का अंतर नहीं करते, चाहे स्मॉल लेटर लिखो या कैपिटल लेटर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मेल आईडी ओपन हो जाएगी, ये उसे एक जैसा ही मानते हैं। जबकि जो हमारे पासवर्ड होता है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि ये छोटे बड़े का अंतर कर रहा होता है, ठीक है दोस्त। ओके, तो यही बात मैंने यहां पर आपको बताई कि ये क्या लिखा है, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, बड़े छोटे अक्षर को समान मानती है, जबकि जो पासवर्ड है हमारा ये केस सेंसिटिव होता है। जो पासवर्ड होता है मेरे भाई ये कैसा होगा, ये हमारा केस सेंसिटिव होता है। क्लियर है दोस्त? ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे हम, यहां तक की बात क्लियर है। ये वन लाइनर है सीधे सीधे। ईमेल आईडी हमेशा कैसी होती है, तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि प्रत्येक ईमेल आईडी अपने आप में अद्वितीय होती है, यानी कि यूनिक होती है, उसके जैसी कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती।
ठीक है। अटैचमेंट के लिए हम किस आइकन का प्रयोग करते हैं? तो अटैचमेंट के लिए हम पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग कर रहे होते हैं। यानी कि ये है वही बात है जो हमने कल जानी थी, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन्हें मैंने आपको वन लाइनर के तौर पर दे दिया है, जिससे कि आपको और अच्छे से चीजें याद हो सके साथ के साथ। ठीक है भाई। ईमेल का अधिकतम अटैचमेंट साइज कितना होता है? मतलब अगर आप ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच करके भेजना चाहते हो, कोई ऑडियो कोई वीडियो अटैच करके भेजना चाहते हो, तो वो 25 MB उसकी लिमिट होती है। अगर 25 MB से बड़ी कोई फाइल आपने अपलोड करी तो उसे वो ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव के थ्रू भेज रहा होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जीमेल है, जब भी हम कोई मेल आईडी बनाते हैं तो हमें ऑनलाइन कितने जीबी का स्टोरेज मिलता है? जैसे आप देखते होंगे आपके हमारे फोन में गूगल ड्राइव होती है जिस पर हम 15 जीबी तक के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कितना? 15 जीबी। अगर हमें उससे ज्यादा करना है तो हमें उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। 15 जीबी यह सबको फ्री में मिलता है। तो जीमेल की जो स्टोरेज है वो कितनी होती है फ्री में? फ्री में हमारी वो 15 जीबी तक ही होती है। ठीक है भाई। तो ये वन लाइनर है, समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार यस करके मुझे बता दो सब कुछ क्लियर है यहां तक जो भी हमने जाना। बताएंगे एक बार। है ना? चलो आगे बढ़े। अब ईमेल भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो जिसे हम बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जिसे हम मेल भेजना चाहते हैं हमारे पास उसका क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे हमारे पास उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। एक ही मेल कई लोगों को भेजने के लिए हम क्या करते हैं? टू फील्ड में कॉमा, जो अल्प विराम होता है हमारा, कॉमा का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपने किसी को ब्लैक लिस्ट में किया हुआ, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है और फिर भी वो आपको मेल भेज रहा है, तो ब्लैक लिस्ट किए हुए व्यक्ति का मेल हमारे कहां पर आएगा? तो वो हमारे स्पैम फोल्डर में जाता है। कहां पर? स्पैम फोल्डर में। और अगर ऐसे ही पूछ ले कि बताओ, है ना, अगर ऐसे ही पूछ ले कि बताओ व्हाइट लिस्ट सेंडर कहां जाएगा, कि अब व्हाइट लिस्ट का मतलब है कि जिसे आपने ब्लॉक नहीं किया उसके मेल कहां जाएंगे? तो उसके मेल हमारे इनबॉक्स में जाते हैं। कहां पर जाते हैं मेरे भाई? उसके जो मेल हैं वो इनबॉक्स में जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि कई बार आपके मन में यह सवाल आया होगा कि एक दिन में कितने मेल भेजे जा सकते। कई बार आपके मन में यह सवाल आया होगा कि एक दिन में हम मैक्सिमम कितने मेल भेज सकते हैं। तो अगर आप जीमेल की बात करो और फ्री सेवा की बात करो जिसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते, तो एक दिन में मेल नहीं कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं ये बात होती है। तो एक दिन में हम अधिक से अधिक 500 लोगों को मेल भेज सकते हैं फ्री सर्विस से। अगर हम गूगल को पैसे दें तब हम एक दिन में 2000 मेल तक 2000 लोगों को मेल भेज सकते हैं। वही बात यहां लिख दी है कि जीमेल की जो फ्री सर्विस होती है ये 500 मेल एंड जीमेल की जो पेड सर्विस होती है गूगल वर्क स्पेस, ये एक मेल को 2000 प्राप्तकर्ताओं तक भेज सकती है। कितनी? 2000 प्राप्तकर्ताओं को ये आपकी भेज सकती है। ठीक है। अगर, लेकिन ये याद रखना 500 मेल नहीं है, 500 लोगों को मेल है। अगर आप एक ही मेल में कॉमा लगा लगा कर लोगों को जोड़ते जाओ या सीसी और बीसीसी में लोगों को जोड़ते जाओ और 500 लोगों को मेल भेज दो तो फिर एक ही मेल सेंड हुआ पूरे दिन में। ठीक है। लेकिन 500 लोगों तक पहुंच गया, तो ये इसे याद रखेंगे। इसके अलावा ईमेल भेजते समय छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जब ईमेल हम भेजते हैं तो वह किस में टूटता है, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूटता है। और आज का ईमेल सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि आज का जो ईमेल सिस्टम है ये कौन से मॉडल पर आधारित है, तो हम कहेंगे
कि ये हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित होता है। इसके अलावा मेल सर्वर वेब मेल से कनेक्ट होने के बाद कहीं से भी मेल भेज या प्राप्त कर सकते हैं। जब ईमेल सुरक्षा के लिए उस मेल को जब इनक्रिप्ट करता है तो कौन से कोड में बदलता है, तो उसे अस्काई कोड में बदला जाता है और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है कई बार। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देंगे कि अस्काई की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी। अस्काई की फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये किसकी फुल फॉर्म होती है हमारी, इसी अस्काई की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये हमारी अस्काई की फुल फॉर्म होती है। असफल ना या फिर ना पहुंचने वाले ईमेल का उसे क्या कहते हैं, तो कुछ ऐसे ईमेल जो पहुंचे नहीं है, मतलब अगर हमने किसी की गलत ईमेल आईडी डाल दी जो है ही नहीं तो वो मेल पहुंचेगा नहीं, तो ऐसे मेल को हम बाउंस बैक मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे मेल को मेरे भाई हम बाउंस बैक मेल कह रहे होते हैं। और यह आखिरी लाइन है आपकी कि जीमेल के माध्यम से गूगल मीट का उपयोग की जो फ्री सीमा है वो अधिक से अधिक 100 लोग जुड़ सकते हैं और 60 मिनट तक हो सकती है। अंडू मेल की डिफॉल्ट सीमा 5 सेकंड में 10, 20, 30 सेकंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने मान लो कोई मेल भेज दिया, आपने कोई मेल भेजा और एकदम से आपको रियलाइज हुआ नहीं ये गलत चला गया, अभी इसमें कुछ और जोड़ना था, तो क्या भेजे हुए मेल को वापस ला सकते हो? ला तो सकते हैं, लेकिन 5 सेकंड के अंदर अंदर। यानी कि अपने आप जो ईमेल है जैसे आप भेजोगे तो यहां पर अंडू मेल लिखा आता है, अगर आपने 5 सेकंड के अंदर अंदर उसे अंडू मेल कर दिया तो वो जाने से बच जाएगा, और अगर नहीं करा तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, तो फिर वो चला गया। ठीक है, आप चाहो तो इस लिमिट को बढ़ाकर 5 सेकंड की जगह ईमेल की सेटिंग में जाके 10, 20 या 30 सेकंड तक भी इसे आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो एक और मोस्ट कॉमन सवाल ये पूछा जाता है कि बताओ कौन कौन सी कंपनियां ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें ईमेल भेजने की सुविधा देती हैं। मतलब आप और हम अभी तक सिर्फ जीमेल को ही जानते हैं कि जीमेल से ही ईमेल भेजे जाते हैं, नहीं भाई, इसके अलावा भी जैसे कि जीमेल, तो जीमेल की फुल फॉर्म है गूगल मेल, जिसे 1 अप्रैल 2004 को बनाया गया था। इससे पहले होता था हॉटमेल, जिसे 1996 में एक भारतीय सबीर भाटिया ने बनाया। फिर अगली ही साल 1997 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबीर भाटिया से इस ऐप को खरीद लिया, इस सॉफ्टवेयर को, और इसका नाम दिया आउटलुक। तो ये आउटलुक किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, ये भी एक ईमेल भेजने की सुविधा देता है। प्रोटॉन मेल, याहू मेल, इंडिया टाइम मेल, रेडिफ मेल, एओएल मेल, जोहो मेल, आईक्लाउड मेल, यांडेक्स मेल, टाइटन मेल, जीएमएक्स मेल, हबस्पॉट मेल, टूटा नोटा मेल, थंडरबर्ड मेल, एप्पल मेल, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। यानी कि ये सभी दुकानें हैं जहां से आप अपने कुरियर को भेज सकते हो। अब आपका मन है आप किसी से भी भेजो, बिल्कुल वैसे ही ये जितने भी नाम हैं सब ये कब क्या काम करते हैं, तो ये सब के सब हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी कि ईमेल की सुविधा देने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इनका नाम हमें एक एक बार क्या करना होता है, देखना होता है। तो अब एक बार मुझे यस कर दो कि हाजी जो चैप्टर था हमारा ईमेल वाला वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब आप आगे बढ़ सकते हो और अपने रियल चैप्टर को, इंटरनेट को शुरू कर सकते हो। एक बार आप सभी के यस का मुझे इंतजार रहेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है भाई,
तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी, इंटरनेट की। आपको बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करनी है कि भैया ये इतना याद कैसे होगा। भाई मैं कह रहा हूं कि तुम्हें इस पर सिर्फ एक एक बार नजर मारनी है, एक एक बार तुम्हें देखना है। क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने एक बार भी चीजों को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो निश्चित तौर पर आप उस सवाल को कर जाओगे। और इसकी प्रैक्टिस जब ये सारे चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो हो जाएगी आपकी, तो फिर मैं आपको खुद से कराऊंगा, है ना। उन सब की प्रैक्टिस मैं भी आपको खुद से कराऊंगा। अभी आपको मैंने जितनी बातें बताई हैं वो समझ में आ गई। हमें कई बार ऐसा लगता है कि चीज हमें समझ में तो आ जाती है, बट हमें जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम भूल गए सब कुछ, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर किसकी, इंटरनेट की। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। तो हम याद रखेंगे कि इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होती है इंटरनेट की फुल फॉर्म, तो हम याद रखेंगे कि इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और ये जो बात मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, यही सवाल आपसे यूपीएससी 2021 में किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, इंटरनेट का पिता आखिर किसे कहा जाता है। तो हम ध्यान देंगे कि विंटन ग्रे सर्फ और रॉबर्ट ई कहान, इन दोनों दोस्तों को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इनमें से विंट सर्फ कौन से हैं, तो विंटन सर्फ जो है वो ये वाले हैं, और रॉबर्ट ई कहान जो हैं वो हमारे ये वाले हैं। वो कौन से हैं, वो हमारे ये वाले हैं। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो विंट ग्रे सर्फ को और रॉबर्ट ई कहान, इन दोनों ही दोस्तों को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इंटरनेट क्या चीज है, तो इंटरनेट विश्व भर के जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं उनका एक ग्रुप है, कि इंटरनेट इज अ ग्रुप ओवर ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उनका एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में कौन से नेटवर्क का उदाहरण है, तो याद रखेंगे जो इंटरनेट है वो अपने आप में WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का एक प्रकार होता है। जो इंटरनेट है हमारा वो WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का एक टाइप होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो हम याद रखेंगे कि नेटवर्कों का नेटवर्क जो है वो इंटरनेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। वन लाइनर है और हर वन लाइनर अपने आप में एक सवाल है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो वो इंटरनेट ही है। इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का एक भौतिक नेटवर्क है। इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, इंटरनेट पर किसी सूचना को भेजने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, है ना, और को निश्चित करने के लिए कुछ नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड जो कुछ नियम्स बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इंटरनेट से संबंधित फेमस प्रोटोकॉल कौन सी है, तो याद रखेंगे कि इंटरनेट की जो मुख्य प्रोटोकॉल है वो है, एक है TCP और एक है IP। TCP IP हमारी इंटरनेट की प्रोटोकॉल होती है, जैसे कि अभी हमने ईमेल की प्रोटोकॉल पढ़ी थी, SMTP, POP, IMEP। बिल्कुल उसी तरह से हमारी इंटरनेट की प्रोटोकॉल होती है। कौन कौन सी, एक होती है TCP और एक होती है IP। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। तो TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, इसके बाद IP इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है। यानी कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कैसे काम करती हैं, या फिर इनमें जो TCP प्रोटोकॉल है इसका क्या काम है, तो हम याद रखेंगे कि TCP प्रोटोकॉल पूरे मेल को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ती है, जबकि IP इस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने का काम करती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फादर ऑफ TCP IP किसे कहा जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बताओ कि फादर ऑफ TCP IP, ये जो प्रोटोकॉल है TCP IP इंटरनेट की प्रोटोकॉल,
इसे किसने बनाया? तो उन्हीं दो दोस्तों ने जिन्होंने इंटरनेट बनाया। तो विंड सर्फ एंड रॉबर्ट काहन। भाई रूल भी तो वही बनाएगा, जिसका घर है नियम भी तो उसी के होंगे। बिल्कुल वैसे ही जब इंटरनेट है तो नियम भी तो इन्हीं दोनों के द्वारा बनाए गए होंगे। तो प्रोटोकॉल, फादर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे विंड सर्फ एंड रॉबर्ट ई काहन को फादर ऑफ टीसीपी आईपी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब क्या होता था और उसकी फुल फॉर्म क्या है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि मुझे ये भी तो पता लगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में कितना बैठा हुआ है। आप मुझे बताओ, मैंने कल आपको जब इंटरनेट नहीं था उससे पहले एक और दूसरा कुछ बताया था जो इंटरनेट की जगह काम करता था, इंटरनेट के पूर्वज के तौर पर मैंने बताया था, और उसकी फुल फॉर्म क्या है। दोनों में से एक जवाब दे तो देना ही देना पड़ेगा। बताएंगे एक बार क्या होगा आंसर उसका। बहुत बढ़िया है ना। तो कई सारे दोस्तों का आंसर आ चुका है। तनिष्क त्यागी, रजनीश, और भैया कौन आंसर करेगा बताओ एक बार जल्दी से, है ना? नहीं भाई, बिल्कुल। तो कई सारे दोस्तों को संध्या वर्मा का भी आंसर आया है, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे अगर आपने कल की क्लास देखी है तो, है ना? तो हम कहेंगे कि भैया इंटरनेट से पहले अर्पानेट होता था। कौन सा? अर्पानेट। तो अगर हम इंटरनेट के विकास की बात करें तो सबसे पहले अर्पानेट को बनाया गया था 1969 में। कब? 1969 में। तो 1969 में किसकी शुरुआत हुई? अर्पानेट की। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च हमारा अर्पानेट को कहा जाता है। और इसे किसके लिए बनाया गया था? तो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो विश्व का पहला नेटवर्क माना जाता है। अर्पानेट जब बनाया गया था तो इसमें आसपास के 4 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ करके एक ट्राई किया गया था, देखा गया था। किसने बनाया था? तो अमेरिकी सुरक्षा विभाग के द्वारा इसे बनाया गया था। यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं www की, तो सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www और इसकी शुरुआत किसने की। बहुत ही बेसिक से सवाल ये पूछे जाते हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सवाल भी आप गलत करेंगे तो मामला गड़बड़ होगा, है ना? कल की क्लास नहीं ली तो यही तो आप लोग गलती करते हैं। आप पार्ट 2 को तब तक मत देखो जब तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो पार्ट 1 को जरूर देखा करो एक बार। तो अगर मैं बात करूं www इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखेंगे www की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? तो हम कहेंगे कि www की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। और इस वर्ल्ड वाइड वेब को W3 के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब को W3 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 W होते हैं। ठीक है, ओके। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो NSF नेट के द्वारा बनाया गया था, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और 1989 में इसे किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि www वर्ल्ड वाइड वेब और इसे किसने बनाया था, तो इसे 1989 में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1989 में www को किसने शुरुआत की थी इसकी? तो हम कहेंगे कि इसकी शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने की थी। और इन्होंने www के साथ साथ HTML का भी विकास किया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारी किसकी फुल फॉर्म होती है?
HTML की फुल फॉर्म होती है। और इन दोनों ही चीजों को किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाया था। ठीक है भैया, हर चीज वन लाइनर है, मतलब सिर्फ वन लाइनर तुम्हें दो से एक दो बार पढ़ लेने हैं, अपने आप आंसर करोगे आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि www जो है ये वेब पेज, ये www क्या है? तो हम कहेंगे वेब पेज, डॉक्यूमेंट और रिसोर्स का एक कलेक्शन है जो हाइपरलिंक के जरिए जुड़े होते हैं और इंटरनेट के जरिए एक्सेस किए जा सकते हैं। यानी कि www इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट एंड रिसोर्सेज लिंक्ड विया हाइपरलिंक एंड एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। जैसे इंटरनेट के द्वारा क्या किया जा सकता है? आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। www को इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह कहा जाता है। यानी कि www क्या है? तो जितनी भी वेबसाइट, जितने भी वेब पेज इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनका एक कलेक्शन क्या है? www है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट होंगी वे सभी कहां पर रजिस्टर्ड होंगी? तो दुनिया की जितनी भी वेबसाइट होंगी वे सब की सब हमारी www में रजिस्टर्ड होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। और हर वेबसाइट की जो शुरुआत है वो www से ही होती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जितनी भी वेबसाइटें ये कहां पर स्टोर होती हैं? तो ये वेब सर्वर में स्टोर होती हैं। और www का प्रयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ये जो www का जो यूज है ये पूरी तरह से मुफ्त है, अतः इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो www है इसे यूज करने के लिए हमें और आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो www है हमारा, ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि अर्थात ये सभी डिवाइसेस में काम करेगा। जैसे कि लैपटॉप में चला लो, चाहे मोबाइल फोन में चला लो, चाहे टैबलेट में चला लो, चाहे कंप्यूटर में चला लो, सब में चलता है। ठीक है, हर प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम करता है। इट इज नोन एज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म मीनिंग इट वर्क्स अक्रॉस ऑल डिवाइसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका प्रयोग एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं, इसीलिए www को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का कहा जाता है। कैसा? www जो है हमारी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई एक वेबसाइट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही उसे चला सकता हूं, कोई और नहीं चलाएगा। मेरे साथ साथ और हजारों करोड़ों लोग उस वेबसाइट को चला सकते हैं। यही कहा जाता है कि www जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। इसमें सभी जानकारी को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो www में सभी जानकारी को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल मेरे भाई किया जाता है। इसके अलावा लास्ट जानकारी देखेंगे कि इसकी जानकारी डायनेमिक होती है। यानी कि www पर जो डेटा मौजूद होता है इसकी जानकारी डायनेमिक होती है, समय समय पर अपडेट होती रहती है। डायनेमिक का मतलब यह है कि इट्स इंफॉर्मेशन इज डायनेमिक, दैट इज द इंफॉर्मेशन कीप्स गेटिंग अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। www अपनी जानकारी साझा करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? तो याद रखेंगे, आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट के शुरुआत में जब URL होता है उसका, तो उसकी शुरुआत HTTP से हो रही होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो हम कहेंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगी फुल फॉर्म? तो हम कहेंगे मेरे भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। बिना इंटरनेट के www का कोई भी महत्व नहीं होता, www से ही इंटरनेट है हमारा। ठीक है, तो यहां तक की बात आप सभी को एक बार बताएंगे मुझे क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही हैं, और जब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चलती हैं तो फिर हम थोड़ा थोड़ा कम चीजों को पढ़ेंगे, जिससे कि हम उन्हें अच्छे से समझ पाए। कहीं ऐसा ना हो कि चीजें ओवरफ्लो कर जाए हमारे दिमाग से। ठीक है मेरे भाई, तो प्लीज एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि www के बारे में जो भी कुछ मैंने आपको बताया, क्या ये आपको समझ में आ गया? या मैं यूं कहूं कि इंटरनेट का ही अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराऊं तो आप देखेंगे कि इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। फादर ऑफ इंटरनेट कैसे कहा जाता है? विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई काहन को कहा जाता है। ठीक है,
इसके बाद इंटरनेट क्या है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। ये अपने आप में वाइड नेटवर्क का एक उदाहरण होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। फिर मैंने आपको बताया कि इन इंटरनेट को अच्छे से चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सी है, उनका नाम है टीसीपी और आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी किसी भी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, जबकि आईपी उसे भेजने का काम करता है। फादर ऑफ टीसीपी आईपी किसे कहेंगे, तो इन्हीं रॉबर्ट ई कहन एंड विंडसर्फ को कहा जाता है। अगर मैं इसकी पुरानी बात करूं इंटरनेट से भी पहले, तो इंटरनेट से पहले लगभग 1969 में अमेरिकी सुरक्षा विभाग के द्वारा अर्पानेट की शुरुआत की गई थी, जिसे पूरी दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कहा जाता है। और अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर हमने बात की www की, तो www वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने की थी 1989 में। इसके साथ साथ HTML की भी शुरुआत की थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर अगर हम बात करते हैं तो www इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइटों का एक समूह होता है हमारा। इसे वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है और ये सबके लिए फ्री है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि कई सारी अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हमारा चल सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो www एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है, यानी कि इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे एक साथ कई सारे कंप्यूटर पर चला सकते हैं। इसमें जो जानकारी वो डायनेमिक होती है, अपडेट होते ही, जैसे ही अगर मान लो किसी की डेथ हुई है ना, तो वो तुरंत ही वही की वही चेंज हो जाएगी जानकारी। और www अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। वो कौन सी प्रोटोकॉल होती है, तो हम कहेंगे वो प्रोटोकॉल होती है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और बिना इंटरनेट के www का कोई भी महत्व नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसकी आगे की जो भी बातचीत है उसे हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जिस दिन मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिस दिन मैं आपको सवाल कराऊंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए या एक्सपेक्टेड, उस दिन आप खुद कहोगे कि हाँ जी यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना मेरे भाई आपको करना पड़ेगा। थोड़ा एक एक बार देखना है, रटना नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से चीजों को देख लेना है मात्र। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।